हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये है यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन ऑफिशियल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके एक एक पॉइंट के बारे में। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, पूरी चीज़ों को समझेंगे आसान शब्दों में। फॉर्म कब से भरें, क्या ध्यान रखें, कैसे पढ़ाई करें, सिलेबस क्या है, एक एक डेट क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस को डिटेल में भी जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले ही ऊपर ही लिख दिया जा चुका है कि 22 जनवरी से जो है ना वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और फॉर्म भरे जाएंगे कब तक, तो 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, तो ये लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025 फॉर्म भरे जाने का। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें और भी हम सारी चीज़ें देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए साफ तौर पे जो उसकी वेबसाइट है upsconline.gov.in, ठीक है, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर कई बार आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगले साल भी उसी OTR के जरिए, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉर्म भरना है और ये OTR वगैरह सब कुछ। एक और चीज़ इस पर दिया गया है, बताया गया है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं या OTR कर रहे हैं उसको उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ गलती रह गई है फॉर्म भरते समय या OTR करते समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, उसका सिर्फ फॉर्म भरते समय, तो 12 से 18 फरवरी तक ये डेट है आपके पास। आप इसमें बदलाव जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई ये सारी, और फिर डिटेल में चलते हैं। और हर पेज के नीचे एक खास चीज़ लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है कि सरकार जो है ना वो कोशिश कर रही है जेंडर बैलेंस करने का सरकारी वर्क फोर्स में। मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं उनमें जेंडर बैलेंस हो, महिला और पुरुषों को समान अवसर मिले। तो इसके लिए क्या किया गया है, महिलाओं को, वुमेन्स कैंडिडेट्स को इनकरेज किया जा रहा है। ओके, लगातार। ठीक है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर मौके और बेहतर हो जाते हैं, जिससे फीस में भी मौका है, उसमें फ़ी नहीं देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने बताया ही, लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने का वो 11 फरवरी है। ठीक है, अभी से फॉर्म भरे जा रहे हैं लगातार। हाँ, इसमें आगे बताया गया है कि पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर के लिए, कितना 0.33 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे एवरी गलत आंसर जब आप एग्जामिनेशन में देंगे तो उसके लिए। ओके, तो ये कुछ और बातें हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें, मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होगा, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो सिंपल सी बात है। ओके, और फोटोग्राफ कितना रखना है ये सब देखिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो ना उस समय आपको अपना फोटोग्राफ 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में कुछ और, ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ कुछ और देते हैं और फिर जब एग्जामिनेशन सेंटर पर मैचिंग हो आपके फ़ोटोग्राफ का तो आप कहें कि नहीं भाई साहब ये तो मेरा फ़ोटो पुराना है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। और क्या है, चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किन किन सर्विसेज के लिए आपको फॉर्म भरे जाने हैं। तो देखिए टोटल कितने हैं, 13 तरह के सर्विसेज हैं। उसके लिए आप एक ही फॉर्म भरेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कौन कौन से, तो सबसे जो शानदार है, जिसके लिए सबका ख्वाब होता है, सपना होता है, तो वो क्या है सपना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी IAS बन सकते हैं इसके ज़रिए। इस फॉर्म में बता सकते हैं आप। IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए हो गया, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है ग्रुप ए का, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे PIB जो होता है ना, PIB में जो अधिकारी बनते हैं वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के होते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस के, यानी जो डाक विभाग है उसमें जो अधिकारी बनते हैं वो हो गया। इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, ये हो गया।
रेलवे में जो ऑफिसर होते हैं तो ट्रैफिक का वो हो गया, इसके अलावा पर्सनल अकाउंट्स, ये रेलवे के ऑफिसर बन सकते हैं इसके ज़रिए। आरपीएफ में भी ऑफिसर बनने का यहाँ से चांसेस है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके लिए हो गया। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, इसके ज़रिए बनते हैं। ट्रेड सर्विस हो गया, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी हो गया इसके बाद। ओके, फिर दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी हो गया। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, अंडमान दीव एंड दमन एंड दादर नागर हवेली, तो ये पुलिस सर्विस हो गया उसका। पुदुचेरी पुलिस सर्विस हो गया, पुदुचेरी सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, ये सब। तो आपने तो देखा कि 23 तरह के जो सर्विसेज हैं उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये मन में ज़रूर सवाल होगा कि यार आखिर आईएएस में हम क्या बनेंगे, आईएफएस में क्या बनेंगे, आईपीएस में क्या बनेंगे, क्या सैलरी मिलेगी, ये सब क्या चीज़ें होंगी। देखिए, आईएएस क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, इसमें क्या है, शुरुआत में ट्रेनिंग में आप कहीं के एसडीएम बन सकते हैं, उसके बाद फिर जो बेहतर जो पद मिलता है वो मिलता है क्या, डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कलेक्टर बन सकते हैं आप। उसके बाद फिर उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर देश का जो नौकरशाही का जो सबसे प्रमुख पद होता है वो क्या होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद, वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, सैलरी तो बेहतर मिलती ही है इसमें। ओके, तो ये हो गया। पहले आप शुरुआत में जो है ट्रेनिंग में एसडीएम वगैरह बना दीजिएगा, फिर मेन जो है वो आपको डीएम बनाया जाएगा। मेन जो अब जब ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर डीएम के अंडर में रहेंगे, एडीएम वगैरह बनाए जाते हैं कुछ ही वक्त के लिए, फिर डीएम आप बन जाते हैं। फिर उसका डीएम बन के आप फिर कमिश्नर बनते हैं, फिर सेक्रेटरी बनते हैं प्रदेश में, राज्यों में। उसके बाद फिर आप केंद्र में भी उसके डिपुटेशन होता है, वहाँ पर तमाम मंत्रालयों के सेक्रेटरी वगैरह बन पाते हैं। ओके, दूसरी बात हो गई कि आईएफएस, पहले आईएफएस की बात कर लें, फॉरेन सर्विस। इसमें क्या होता है, विदेश मंत्रालय में का काम जो भी है ना वो फॉरेन सर्विस से संभालता है। ठीक है, वहाँ पर शुरुआती जो पोस्टिंग होती है जूनियर, मतलब ऑफिसर के तौर पर होती है, लेकिन जूनियर ऑफिसर होते हैं, ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको मौका मिलता है क्या बनने का, एम्बेसडर, एम्बेसी में तैनात किया जाता है आपको। दुनिया में जितने भी एम्बेसी हैं भारत के, वहाँ पर तैनाती का मौका मिल सकता है। फिर एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो क्या है, वो पहले थे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे। ठीक है, वो अमेरिका में भारत के राजदूत थे और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद आ गया, तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनको मंत्री बना दिया उन्होंने। मंत्री बनना तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फॉरेन सर्विस जो विदेश में देश की धाक मजबूत रखने का काम, रिलेशन दुनिया के देशों से वो बेहतर रखने का काम, ट्रेड, सांस्कृतिक वगैरह वगैरह सब कुछ ये काम करते हैं। आईपीएस क्या हुआ, आईपीएस में जो एसपी बनते हैं, मतलब सबसे पहले तो डीएसपी वगैरह बनाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, उसके बाद फिर एसपी बनते हैं आप, फिर एसएसपी बनते हैं, फिर उसके बाद डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं और डीजीपी बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, तो ये जितने भी हैं ये सब, चाहे आपका एनएसजी हो गया, ओके, या प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा करता है, जो एजेंसी करती है, उसका जो चीफ है, उसके जो ऑफिसर हैं वो आईपीएस बनते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बताया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसमें सीएजी में बनते हैं अधिकारी। ओके, सिविल अकाउंट में ऐसे ही बनते हैं। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में फिर मंत्रालय जो है, कॉर्पोरेट लॉ मिनिस्ट्री है, उसमें अधिकारी बनते हैं। डिफेंस अकाउंट मतलब डिफेंस है, भारतीय जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिसर बनने का काम में मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इतने तरह की सर्विसेज के लिए ये पूरे एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं
कि कितनी वैकेंसीज है टोटल इस बार 2025 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो टोटल है 979। ठीक है, अब आप कहेंगे तो बहुत कम है, 979 पद के लिए ही और लाखों लाखों स्टूडेंट जो है फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन भेजेंगे। हाँ देखिए, इसमें इतने हैं लेकिन करीब 15 से 20 लाख लोग जो है ना एग्जामिनेशन देते हैं, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जैसे रेलवे एसएससी में करोड़ों फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, 80 लाख 90 लाख, रेलवे में तो खैर 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसकी तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर आपके परसेंटेज के चांसेस जो है ना वो यहाँ थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है कि कुछ लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें टोटल जो पद है वो 979 है और इसी में आपको कॉम्पीट करना है। इसी में आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह तमाम जो सर्विसेज हैं जो मैंने बताया। ठीक है, तो 23 तरह की सर्विसेज के लिए ये टोटल ये फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ पद जो हैं वो जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है, 38 वैकेंसीज रिजर्व है, 12 वैकेंसीज है फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए, 7 वैकेंसी है डेफ एंड हार्ड टू हियरिंग के लिए, 10 वैकेंसीज है लोकोमोटिव डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए है। तो मतलब सबके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो जो मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी मौके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए किन किन में मौका है। ठीक है, जैसे इसमें इंडियन पुलिस सर्विस का नहीं दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है यानी दिव्यांग है किसी भी तरीके से, चाहे पैर के जो घुटने हैं दोनों जुड़ रहे हों, ठीक है, तो भी आप आईपीएस का फॉर्म मतलब आईपीएस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म में तो दे दें लेकिन फिर अगर आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर मेडिकल में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, अगर आप आईपीएस के लिए आप उसमें ऑप्शन में डाल रहे हैं कि हमको आईपीएस भी बनना है, तो देखिएगा पैर के जो दोनों घुटने हैं ना वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सख्त है, जैसे पुलिस के लिए जो जो पैमाने होते हैं ज़्यादातर वो सारे आईपीएस में भी होते हैं। ठीक है, बाकी के लिए हैं जैसे आईएएस बन सकते हैं आप, आईएफएस बन सकते हैं, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सब में बन सकते हैं, जो भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, डिफेंस, स्टेट सर्विस वगैरह वगैरह, ये पोस्टल सर्विस, ये सब आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये कैटेगरी दी गई है जिसमें कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम। और हाँ, अब यहाँ पर बताया गया है कि कितने एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लीजिए पूरा है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर है। टोटल अगर देखेंगे हम लोग तो 80 एग्जामिनेशन सेंटर है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजॉल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, मतलब बहुत सारे हैं, हर राज्य में सेंटर वहाँ पर हैं प्रीलिम्स के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए 24 ये सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, चुनिंदा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है कि कैसे एग्जामिनेशन होगा। तो एक तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और फिर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो पहला है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस है, वो भी डिटेल बताएंगे। दूसरा होता है जिसमें सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन रिटन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये पास करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आप रिटन इंटरव्यू में आप बैठेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको जानना चाहिए। इसको आसान भाषा में मैंने समझने के लिए ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेशनलिटी इसमें बताया गया है साफ तौर पे, आप इंडियन होने चाहिए, नेपाली होने चाहिए या भूटान के हैं तो भी, और तिब्बतियन रिफ्यूज़ी हैं और वो 1962 से पहले आए हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे लोग हो गए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात बताई गई है कि आईएएस, आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस और आईपीएस, इसके लिए जो है ना
केवल इंडियन सिटीजन ही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो सर्विसेज हैं उसके लिए नेपाल के लोग, भूटान के, तिब्बत से जो रिफ्यूजी आए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई। एज लिमिट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बात ही रही एज लिमिट में। यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, एज लिमिट यहाँ पर क्या बताया गया है कि एज जो है ना अटेंडेंट, वो 21 साल जो है वो होना चाहिए आपकी एज, और 21 से लेकर 32 साल की बात कही जा रही है। ठीक है, 21 से 32 के बीच में आप होने चाहिए। और एज का जो कैलकुलेशन होगा किस तारीख से किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं, 21 से 32 साल है कि नहीं आप। ओके, इसमें छूट भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट के 5 ईयर की छूट दी जाएगी, यानी 32-5 37 साल, लेकिन ये इसी के अनुसार चलेगा 1 अगस्त 2025 के अनुसार। ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, इसको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, डिफेंस पर्सनल जो है डिसेबल्ड हैं तो वो सब जो है उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी फॉर्म भरने में। एक सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर हैं, अगर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, तो ये सब हैं, तो इनको जो है वो 5 साल की छूट मिलती है इसमें। इसके अलावा भी और भी कुछ छूटें हैं इसमें दी गई हैं, और अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उनको लिए भी छूट दी जाती है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसमें अप टू 10 ईयर की छूट दी जाती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। हाँ, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हाँ, ठीक है, इसमें क्या सिंपल ग्रेजुएट हो आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मतलब डिसिप्लिन में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, या सिंपल बीए किया हो आपने, या मेडिकल किया हो, एमबीबीएस किया हो, मतलब किसी भी तरह में। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि किस सब्जेक्ट से, किस स्ट्रीम से, किस एजुकेशन के ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया, बस सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और पास होना चाहिए। ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि कितना % मार्क्स आए हों तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब पास हैं यानी ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री है आपके पास, तो फॉर्म आप भर सकते हैं किसी भी, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए यूजीसी के द्वारा। ठीक है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये सिंपल सा एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें साफ तौर पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में चर्चा की गई है। अभी तो ये 2025 का फॉर्म है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले भी फॉर्म भरे होंगे, पिछली बार भी। कुछ ये सोच रहे होंगे कि हम अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो हम कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फॉर्म भरने से मतलब नहीं, एग्जामिनेशन देने से मतलब है। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जो ना उसको मौका दिया जाएगा, सिर्फ 6 अटेम्प्ट का ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, जैसे SC ST है तो अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, चाहे कितनी भी बार आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन एज लिमिट वाला वो छूट रहेगा। ठीक है, एज लिमिट में जो है वो उतना ही तक दे सकते हैं, 32 और 5 37 तक। ठीक है, ओबीसी को 9 बार अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा, और PWD यानी जो दिव्यांग लोग हैं तो उनको 9 अटेम्प्ट फॉर जनरल, EWS, OBC, अनलिमिटेड अटेम्प्ट फॉर SC ST। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें दी गई हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब आपने कुछ गड़बड़ी की हुई है एग्जामिनेशन में पहले, तो आप जो है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, फ़ी की बात यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फ़ी यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, मात्र 100 रुपीज़ है फ़ी। ठीक है, फीस केवल 100 रुपीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी फ़ी नहीं देना होगा। किसको नहीं देना होगा? किसी भी कैटेगरी की महिला, चाहे जनरल हो,
ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी हो, ठीक है, उसको फी नहीं लगेगा। इसके अलावा एससी एसटी इनको फ़ी नहीं लगेगा, ज़ीरो। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इनको फ़ी नहीं लगेगा। बाकियों को उनको फ़ी लगेगा, 100 रुपीज़ का फ़ी लगेगा, ठीक है। चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो 100 रुपये आपको फ़ी देने पड़ेंगे। और उसके कई सारे तरीके वहाँ हैं, नेट बैंकिंग के जरिए, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था कि upsconline.gov.in इस पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर पहले से आपने कराया हुआ है तो बस जाके आपको फॉर्म भरना है। तो पहले OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसका फिर फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल वो भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है, डेट है 18 फरवरी तक। फॉर्म में भी चेंजेस कर सकते हैं आप बाद में, लेकिन फिर सिर्फ 18 फरवरी तक आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है आगे, और देखते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो वगैरह सब सही लगाना है, ये सब, इन सब के बारे में जिक्र दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, यहाँ फिर से बताया गया है ये कि 11 फरवरी की शाम 6 बजे तक, ठीक है, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। शाम 6 बजे, ये नहीं सोचिएगा कि 11 फरवरी है तो रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर लेंगे या 11:59 बजे तक आप फॉर्म भर सकेंगे, ऐसा नहीं है। शाम 6 बजे फिर ये जो है ना वो बंद हो जाएगा, ओके। तो ये बातें हैं, और चीज़ों को देखते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस टू विद, तो वो आप, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी एवल रिजर्वेशन के बारे में है ये, और आगे में हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ कैटेगरी, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि नॉट, इसमें मतलब चेंज ऑफ कैटेगरी जो है ना, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी या दूसरे कैटेगरी में, तो ये इंटाइटल नहीं होगा। मतलब आप एक बार फॉर्म भर देंगे उसके बाद, तो फॉर्म भरते समय ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का परमिशन नहीं है, इसमें साफ तौर पे ये बता दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, रिटेन और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल हम लोग नीचे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो है 2 कंपलसरी पेपर होगा, 200 मार्क्स के होंगे, एक 200 मार्क्स के, ठीक है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। GS1, GS पेपर 2 है, जिसको CSAT भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा। CSAT में क्या है कि केवल पासिंग मार्क्स होना चाहिए, 33% मार्क्स आ जाना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा मेंस के लिए, और प्रिलिमिनरी में GS पेपर 1 से होगा। उसके बारे में हम डिटेल सिलेबस के बारे में आगे बात करें हम। मेंस एग्जामिनेशन का कितने मार्क्स से क्या होते हैं, तो देखिए इसमें पेपर 1 होता है जो कि इंडियन लैंग्वेज होता है, तो वो आप देख सकते हैं 300 मार्क्स का होता है। फिर पेपर B हो गया, वो 300 मार्क्स का हो गया। फिर पेपर टू बी काउंटेड एट मेरिट, मेरिट जो बनेगा वो पेपर 1 में 250 मार्क्स का एसे होगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये 250 मार्क्स का होगा। फिर पेपर 3 होगा, जिसमें GS पेपर 2 होगा, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये बताया जाएगा। पेपर 4 है, जिसमें जो कि जनरल स्टडीज़ 3 होगा, ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 250 अंकों का होगा।
पेपर 5 जो है जिसको कहेंगे हम लोग GS 4 पेपर, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये 250 मार्क्स का होगा। फिर पेपर जो 6 है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और ये जो है 250 अंकों का होगा। ओके, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ऑप्शनल फिर पेपर 2 है वो भी 250 अंकों का है। टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 1750 मार्क्स का है। ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इंटरव्यू होगा यानी पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो 275 मार्क्स का होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, तो 2025 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये तो देख लिया कि क्या है, मतलब कितने कितने एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं। अब थोड़ा डिटेल सिलेबस भी तो देख लेते हैं। सिलेबस क्या है आखिर, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। पहले डिटेल सब्जेक्ट को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ देखिए आप, यहाँ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, पेपर 1 की बात करेंगे हम, 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब कई सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से एक को सही टिक करना है। क्या क्या है, सबसे खास बात है और जिसके प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो किस चीज़ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो करंट अफेयर्स है ना, उसके क्वेश्चंस ज़बरदस्त आ रहे हैं पिछले 2 एग्जामिनेशंस के से। ठीक है, पहले करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से पिछले 2 बारों से 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और शार्प लर्निंग ऐप पर। हम लोग का मेंबरशिप भी है, कोर्स है, जिसमें पिछले 2 सालों के अगले 1 साल तक तैयारी कराई जाती है, टेस्ट लिया जाता है करंट अफेयर्स का खास तौर पे। ठीक है, वीडियो होता है, टेस्ट होता है, PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, काफ़ी डिटेल में हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि करंट इवेंट यानी करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ओके, इसके लिए डेली पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया हो गया। इसके अलावा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था, मूवमेंट था, वो बातें इससे रिलेटेड है। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया का पूरी ज्योग्राफी आपको समझनी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब मतलब आर्थिक तौर पर। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी हम लोग के सतत विकास है, आने वाले जो लोग, हमारी जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम विकास करके रखें, ऐसा ना करें विकास में दोहन कर लें हम इतना ज़्यादा कि आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले। ये सबके लिए बराबरी हो, पॉवर्टी यानी गरीबी को लेकर, इंक्लूजन, ये सब, डेमोग्राफी किस जगह क्या स्थिति है, तो ये सारी इकोनॉमिक स्थिति, सोशल इशू, इस सब पर पूछा जाएगा। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें हालांकि मतलब सब्जेक्ट स्पेशलाइज नहीं होना है, लेकिन फिर भी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को जानना है, जो भी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। जैसे भारत में ही कितनी आपदाएं आती हैं लगातार देखने को मिली हैं। ठीक है, अभी 2024 का जो ईयर था वो पिछले जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म साल घोषित कर दिया गया चुका है कोपर्निकस जो जलवायु एक संगठन है उसके द्वारा। अमेरिका में जो LA में यानी लॉस एंजल्स में जो आग लगी हुई है जो बुझने का नाम नहीं ले रही, वो भी चरम पर्यावरण जो आपदा है उसी में गिना जा रहा है उसको। तो ये जो टोटल चीज़ें हैं किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। सरकार की नीतियाँ इसको लेकर क्या है, एनवायरनमेंट को लेकर क्या है, बहुत सारी नीतियाँ करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ाते हैं वो सब है। और इसके अलावा जनरल साइंस है, इसमें भी साइंस में बेसिक चीज़ें तो पूछी जाती हैं, साथ में करंट से रिलेटेड भी साइंस पूछ लिया जाता है। ओके, उसमें स्पेस इंडस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये जो पेपर
वन है, इसी से मेरिट बनता है, ठीक है, ताकि आप मेंस में जा सकते हैं, ठीक है। अब पेपर 1 की बात हमने ये कर ली। पेपर 2 की बात जो करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें केवल आपको पास होना है, यानी 33% मार्क्स आपको लाने हैं पेपर 2 में। क्या है, कॉम्प्रिहेंसन है, तो इंग्लिश की चीज़ें हैं कुछ चीज़, कॉम्प्रिहेंसन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, आप में बातचीत के स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीज़ें जो है ना, बेसिक न्यूमेरेसी, ये सब चीज़ें ये क्लास 10th लेवल के, मतलब कि अगर आप एसएससी, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन देते हैं तो बेसिक जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें वो चीज़ें यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट लिया जाता है कि आपका ब्रेन जो है ना, मतलब किसी चीज़ को, इन सब चीज़ों को समझने में है कि नहीं है, ठीक है, ये टेस्ट लिया जाता है। ओके, तो ये 2 घंटे का ये भी होगा और 2 घंटे का पेपर 1 भी होगा, तो प्रीलिम्स का पूरा आप समझ चुका होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन जो है ना, वो इन डेप्थ में लिखना होता है, ठीक है, जो हमने बताया था आपको ऊपर में, जो अलग अलग मार्क्स हम बताए थे उसमें, ठीक है। मेंस में बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें मतलब एक तो क्वालिफाइंग पेपर, मतलब क्वालिफाइंग पेपर भी होता है उस मेंस में भी, कि आपको लैंग्वेज लेना है, ठीक है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो पेपर 1 फिर एस्से लिखना है, फिर जनरल स्टडीज़ 1 है इसमें पेपर 2 में, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर पेपर 3 है जिसमें कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ें ये पढ़नी होती हैं। हालांकि इसका भी बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर पेपर 4 हो गया, जनरल स्टडीज़ 3 हो गया, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं, मतलब पढ़नी होती हैं, और उसके बारे में सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम इस पर शॉर्ट में, ये जो यहाँ था ये देख लीजिए, मेंस का यहीं आप समझ लिए यहाँ से, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा, अब देखिए मेंस में इतने नंबर के सवाल मतलब वो होंगे, ठीक है। मेंस में 1750, फिर इंटरव्यू होकर 2025 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है वो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए, करवाने के लिए। और करंट अफेयर्स तो मैं हूँ आपके लिए, तो करंट अफेयर्स का आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या यूपीएससी के लिए कोई बैच है। अभी तो नहीं है बैच, लेकिन हम लोग जो है वो अगले साल के प्रिपरेशन के लिए बैच लाएंगे। हाँ, बीपीएससी के लिए 71st बीपीएससी के लिए हम लोग ने बैच लॉन्च किया हुआ है, उसमें बिल्कुल यूपीएससी लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है पूरा का पूरा, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें काफ़ी कुछ आपको प्रिलिमिनरी और मेंस के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें, कंटेंट आपको मिल जाएंगे, वो तैयारी आप कर सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। शार्प लर्निंग ऐप है हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर शार्प लर्निंग सर्च करिए, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लें और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। करंट अफेयर्स की तैयारी तो यहाँ से हो जाएगी, मतलब टकराते हैं शानदार ढंग से। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ, बाय।